हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनेगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। प्लस मैं केस स्टडीज भी कराऊंगा और आपको मैं इसका साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन में देते रहता हूँ बीच में। और बीच में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिससे आप वीडियो को पॉज करके या तो आप उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप बहुत ही एक ही वीडियो से इन सीरीज जो है इस वीडियो से इतना तगड़ी तैयारी कर सकते हो इस टॉपिक में कि आप बहुत अच्छे भी मार्क्स ला सकते हो, इतने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो जो इस टॉपिक से बहुत ही गजब के मार्क्स आते हैं। और ये सिर्फ टॉपिक सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए भी है, बहुत ज्यादा। तो ये समझते हैं प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर नहीं करा है और आने वाले वीडियोस की आपको नोटिस ताकि मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक एक चीज को। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैनेजमेंट को समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स होते क्या है। प्रिंसिपल्स वर्ड ये ड्राइव कैसे हुआ है, प्रिंसिपल है क्या। देखो, प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रोपोजल्स, मतलब कि एक स्टैंड पॉइंट है एक तरह का। प्रिंसिपल किसी ने बनाए हुए हैं। प्रिंसिपल कोई ऐसा नहीं है कि बस जो एप्लीकेबल हर जगह ही होगे, ऐसा कुछ नहीं। ये एक जनरल प्रिपोजिशन है विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। मतलब कि जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी तब लगेगा जब आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तभी नीचे आएगी ना। ये तो है नहीं कि हर जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी लग जाएगा। ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऐसे ही बनते हैं। तो दीज हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पर्सनल एक्सपीरियंस मैनेजर का होता है, उनसे पूछ पूछ के बनाए गए हैं। तो इनको देखो लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट होता है कि कोई कारण होगा तभी वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ठीक है ना। बॉल ऊपर जाएगी तभी नीचे आएगी, ऐसा नहीं कि अपने आप नीचे आ जाएगी। या कुछ कारण होगा तभी उसका इफेक्ट होता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से बनता है। कुछ नेचर दे रखे हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह अप्लाई भी होगा, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप कहीं पे भी हो। यूनिवर्सल है मतलब कि किसी बिजनेस में हो चाहे किसी भी हो, अप्लाई होगा। कोई भी बिजनेस हो, चाहे एक वो बिजनेस के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बना देंगे। कोई भी बिजनेस हो, वो हर जगह फ्लेक्सिबल होता है भाई, वो चेंज करते रहते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक कंडीशन में लगता रहेगा। जैसे जैसे कंडीशन बदलती रहती है उसको भी चेंज कर सकते हैं उसको। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट से बनता है, ये तो बात पता ही है। जनरल गाइडलाइंस होती है, कोई ऐसा नहीं है कि बस फिक्स रूल है, जनरल गाइडलाइंस है जहां पर आपको बस समझना होता है चीजें, यार प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। मेनली बिहेवियर है, मतलब बिहेवियरल के हिसाब से लगता है कि भाई आपका कैसा आपका कैसी कंडीशन है बिजनेस में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि भाई ये कॉज पता करना पड़ता है। अच्छा यार, ये इस बिजनेस में अगर ऐसा है, मतलब कि हमें अगर कोई बिजनेस बड़ा हो रहा है तो हमें ये प्रिंसिपल लगाना होगा, ठीक है ना। आपको आगे जब पता चलेगा क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। कंटीजेंट होता है, मतलब कि जब कंटीजेंट होता है जब वैसे कि जो मतलब कि आपदा आ जाती है जो हमें पता भी नहीं होता, वो प्रिंसिपल्स वहां पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपका कोई बहुत दिक्कत आ गई तो वहां पर कंटीजेंसी सिचुएशन में प्रिंसिपल काम आ जाते हैं जो हमने लगाए थे। अब फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम करने वाले हैं आज की वीडियो पे। फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल के जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होने वाली है, ये फ्योल को पहले पढ़ लेते हैं। फ्योल कौन है। जिस बंदे के प्रिंसिपल पढ़ ले अगर उसके बारे में नहीं पता तो फ्योल है कौन। फ्योल देखो ये है हमारे फ्योल, फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है ये। फ्योल एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट टू अ मैनेजर वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल्स शुड ही फॉलोड इन डूइंग हिज वर्क। मतलब कि ये मैनेजर की एफिशिएंसी के ऊपर बात करता है कि मैनेजर को कितना काम करना चाहिए और क्या प्रिंसिपल उसको फॉलो करना चाहिए। ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल होने वाले ये मैनेजर के ऊपर बात करने वाला है कि इफ वर्कर एफिशिएंसी मैटर इन फैक्ट्री, तो मैनेजर की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा, मैनेजर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसने सब कुछ मैनेजर पे रोल करे है। इसने ही आपके 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फाइंड करे थे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सब इनने फाइंड करे थे। ये ग्रेजुएट हुए थे माइनिंग अकेडमी से, ये हमारा नाम है। 1860 में माइनिंग इंजीनियर थे ये। और बेस्ड लार्जली ऑन हिज एक्सपीरियंस ही डेवलप इस कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपने कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और ये फादर कहले जाते हैं जनरल मैनेजमेंट से, ठीक है। ज्यादातर इन्होंने मैनेजर के रहते हुए जो
पूरा का पूरा सीखा है, वही इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं हमारे। अब समझते हैं, इन्होंने 14 प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बनाए थे। 14, 14 प्रिंसिपल बनाए थे। देखने में तो बहुत ज्यादा लगते हैं, होते हैं बहुत ही आसान है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे कैसे होते हैं प्रिंसिपल्स, और याद करना भी बहुत ही इसको इजी होता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट में पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? ये काम, देखो जब हमारे बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, फ्योल ने हमेशा ये कहा है कि काम को हमेशा आप डिवाइड कर दो छोटी छोटी जॉब्स में, छोटी छोटी टास्क में, काम को बांट दो। ऐसा नहीं है कि सारे आप जब काम करोगे तो आप उतने एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे जितने आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप काम को बांट देते हो उन लोगों में जो उस काम के एक्सपर्ट है, जो उस काम के ट्रेन है, स्पेशलिस्ट है, कॉम्पिटेंट कहते हैं, तो वो काम को अच्छे से कर पाएगी। तो इसलिए अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हुज कॉम्पिटेंट is required to perform each job. Thus division of work leads to specialization. जब आप काम को बांटते हो उन लोगों में जो वो काम कर सकते हैं, तो वो काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अगर आप एक बंदे को 10 काम दे दोगे तो वो कर नहीं पाएगा, किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। आपने एक बंदे को दिया, हाँ भाई तुझे सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, तुझे सिर्फ यही पोस्ट में काम करना है और किसी पोस्ट में काम नहीं करना, तो वो अपने स्पेशलाइज हो जाएगा। तुझे सिर्फ प्रोडक्शन में काम संभालना है और तुझे कोई संभाल नहीं करना। प्रोडक्शन में काम अच्छे से संभाल और तुझे कुछ नहीं करना। फाइनेंस वगैरह हम देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखो ये अलग देखेगा, मार्केटिंग का अलग देखेगा, कोई परचेज का अलग देखेगा, तुझे सिर्फ प्रोडक्शन संभालना है। तो वो प्रोडक्शन संभाल के एक्सपर्ट हो जाएगा, उसमें प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट रहेगी। इसलिए हर एक काम को डिवाइड करना पड़ता है, जितने भी है हर एक काम को अलग अलग छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है बिजनेस में ये प्रिंसिपल लगता ही लगता है, डिविजन ऑफ वर्क करना ही पड़ता है। समझ में आ गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, इसमें हमें क्या करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं कंपनी के अंदर, कि आपका ये काम है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम ये करेगा, फाइनेंस ये करेगा, फिर मार्केटिंग करेगा, उसके अंदर मैनेजर अपॉइंट कर देंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर भाई तेरा काम है इस डिपार्टमेंट को संभालना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वो भी अंदर अपने काम को बांट देगा कि छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटी छोटी जॉब्स में, सारे काम थोड़े खुद, सारे काम खुद तो संभाल नहीं सकता, वो भी बांट देगा कि चलो भाई जो मैन्युफैक्चरिंग काम है ये संभालेगा, सुपरवाइजर ये संभालेगा, वर्कर अलग काम करेंगे, कंप्यूटर ये वाला काम अलग करेगा, ठीक है, स्टॉक को ये संभालेगा। ये सब काम को वहां भी बांटना पड़ता है, हर जगह डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है, जब काम को छोटी छोटी जॉब्स में हम बांट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने अपना सेकंड प्रिंसिपल दिया। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। बिजनेस में क्या है कि पावर का मतलब दो होते हैं, या तो किसी को रोब जमाने की या फिर ऑर्डर देने की पावर, ठीक है ना, या तो ऑर्डर देने की पावर, या फिर पावर होती है एक कि मेरे नीचे कितने बंदे हो सकते हैं, मेरे नीचे कितने बंदे हो सकते हैं। अथॉरिटी टू कमांड या पर्सनल अथॉरिटी विच इज अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर, ठीक है ना। एक होता है जैसे कि अथॉरिटी बहुत तरीके की होती है, एक दो तरीके की होती है। एक होती है अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी, कि जो अथॉरिटी टू कमांड, कितने लोगों को वो बता सकता है अपने, यानी कि कितने लोग अपने नीचे रह सकता है। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है ना, प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि भाई वो सिर्फ 4 बंदे को ही अपने नीचे रह सकता है, और वो को उनको कमांड कर सकता है। कमांड मतलब उनको उनको अपना समझा सकता है कि आपको ये काम करना है। एक होते है लेकिन पर्सनल अथॉरिटी भी, आपकी भाई पर्सनल अथॉरिटी है कि मेरे को कितने कितने मैं क्या क्या डिसीजन ले सकता हूँ, वो होती है एक authority। तो देयर शुड, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी आपके ऊपर, कोई काम आपको मिला है उसकी। अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर को सपोज काम मिला है कि आपको 1000 यूनिट्स एक महीने में प्रोड्यूस करनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई अगर मैंने नहीं करी तो मुझे फिर भुगतना पड़ेगा इस चीज का, मुझे जवाब देना पड़ेगा ऊपर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग है, लेकिन
सोचो जरा, खाली अगर मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आपको 1000 यूनिट्स प्रयोग करने, लेकिन मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी कि आपको अकेला ही करना पड़ेगा, ना तो आप नीचे में बंद रह सकते हो, ना तो कोई डिसीजन ले सकते हो। मैं अपना खुद डिसीजन लूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या वो अचीव कर पाएगा 1000 यूनिट्स? वो क्या कहेगा कि मुझे तो आपने अथॉरिटी नहीं दी, तो मैं कैसे कर लेता? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में देना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो किसी को उतने ही अथॉरिटी भी देना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी पावर। काम आप छोटा सा दे रहे हो, पावर अगर बड़ी दे दी तो पावर का मिसयूज कर लेगा। आपने काम दे दिया 1000 यूनिट्स का, पावर दे दिया कि आप अपने नीचे 1000 एम्प्लॉय रख सकते हो। आप डिसीजन ऐसे ले सकते हो, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हो। आप जितने भी आपके जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप जितने बड़े डिसीजन ले सकते हो, तो वो क्या करेगा? मिसयूज कर लेगा, पैसे की वेस्टेज कर देगा। पर अगर आप उसको कह दिया कि भाई देखो, आपकी यही अथॉरिटी है, यही अथॉरिटी है, काम से रिलेटेड जितना काम हो, उतनी अथॉरिटी, कि भाई अगर दिखता है कि हाँ 4 बंदों का काम है, 4 बंदों की आपने अथॉरिटी दी थी, 4 बंदे आप नीचे ले सकते हो अपने। डिसीजन ये लेने हैं आपने कि भाई आपने इतना कॉस्ट का डिसीजन लेना है, आपने लोगों को इतना इतना डिसीजन देना है, ठीक है, रॉ मटेरियल इतना खरीदना है, आपने अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो इतने में खरीदना है, सब कुछ उसको बता देगा क्या क्या अथॉरिटी है आपकी। लेकिन अगर अथॉरिटी वो कम होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा होगी तो मिसयूज कर लेगा। तो देयर शुड बी बैलेंस। फ्योल ने कहा कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजर पावर। क्योंकि मैनेजर पावर को बचाना, बिल्कुल खत्म करना बहुत जरूरी है। मैनेजर पावर की ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो काम नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम, a manager should have necessary authority to carry out responsibility. मैनेजर के पास ज्यादा पावर भी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसके पास कम अथॉरिटी होनी चाहिए, वरना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही निभा नहीं पाएगा। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर हैज अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिपार्टमेंट। जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, साथ में अथॉरिटी भी दी गई, तब वो अच्छे से काम कर पाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज भी आती है आपके यहाँ पर क्लास 12 के अंदर, बहुत ज्यादा, कि आपको वही एक अथॉरिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, और आपको कहा गया कि भाई अगर 60 दिन के अंदर अंदर कोई आपको क्रेडिट में कोई दे रहा है तो आप ले लेना। सपोज कि एक एग्जांपल है कि अगर 60 दिन के अंदर आपको अथॉरिटी दी गई कि अगर कोई 60 दिन के अंदर 60 दिन का क्रेडिट देगा, मतलब उधार में कोई रॉ मटेरियल दे रहा है, तो आप ले लेना, ठीक है, आप ले लेना। लेकिन अगर आपको 80 दिन का, नहीं 80 दिन का अगर क्रेडिट दे तो हम नहीं लेना। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर 60 दिन का क्रेडिट ले लेता है, ठीक है, क्योंकि और आपको, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि अगर मैं 80 दिन का लूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा और कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, पर वो ले नहीं पा रहा और काम को अच्छे से कर नहीं पा रहा, तो वो क्या कहेगा? यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलेट करेगा कि आपकी अथॉरिटी उसकी कम थी, उसको अगर ज्यादा देता 80 दिन की, तो वो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाता, ज्यादा अच्छे से काम करता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, कि अपने काम को आप बांट दो अलग अलग छोटी छोटी जॉब्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, ताकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम हो। दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस बना के चलो, ताकि कोई अच्छे से काम कर पाए भाई। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद द बायर। यहाँ पर मैं अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ। शी फाइंड्स दैट इफ शी कैन नॉट शी कैन ऑफर क्रेडिट ऑफ 60 days, शी इज लाइकली टू क्लिंच अ डील, ठीक है, शी इज लाइकली टू क्लिंच अ डील। यहाँ पर लिखा विच इज सपोज टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन ऑफ 50 करोड़। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब आपको ये बताना है नीचे क्या आएगा इसका आंसर। कह रहा है कि अगर सेल्स मैनेजर ने एक नेगोशिएट करा था, कह रहा है कि अगर उसको पता है कि वो ऐसी क्रेडिट पीरियड की एक 60 डेज की आपको डील क्रैक कर लेगा, तो कंपनी को 50 करोड़ का मार्जिन हो सकता है। पर नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 40 days। तो बताओ, आइडेंटिफाई व्हाई प्रिंसिपल अथॉरिटी डज नॉट फॉलो। व्हाई? व्हाई पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब व्हाई। क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? क्योंकि देखो, 60 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड अगर उसको मिलता, तो वो कंपनी को फायदा कराता है 50 करोड़ का।
पर क्रेडिट पीरियड मिला सिर्फ 40 दिन का। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। दिस शो दैट इम्बैलेंस अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी। अगर कैश देखो लिखा हो ना, शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी ऑफ 60 डेज। आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि 60 डेज की अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि so in this example this manager should not given a power to offer credit period of say 100 days because it is not required. A manager should have the right to punish a subordinate for willful not billing a legitimate order, ठीक है ना। तो but only sufficient opportunity has given to subordinate for presenting a case। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि भाई आपको मैनेजर को क्रेडिट 60 दिन का देना चाहिए था, ठीक है ना। और मैनेजर को इसका मतलब 60 दिन क्रेडिट देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है कि आप 100 डे का दे दो, 60 दिन का देना चाहिए था। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैनेजर को क्रेडिट ज्यादा दे देते हैं, लेकिन कितना ज्यादा दे देते हैं ये भी एक लिमिट होती है। कितना ज्यादा देते थे भाई, 60 दिन या 100 दिन, कितना ज्यादा देते हो। आप सोचो कि भाई 60 दिन का अगर दे देते तो 50% मार्जिन होता, इसका मतलब क्या होता, 120 दिन का तो 100% मार्जिन हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। वही कह रही बात कि अगर 100 दिन का दे देते हैं तो ये भी गलत होता, बिकॉज उसके बाद क्या होता, मैनेज टू हैव द राइट टू पनिश सबऑर्डिनेट। फिर सबऑर्डिनेट को भाई पनिश करने का राइट होता कि भाई आप करना ही करना है फटाफट से काम, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू अ सबऑर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग अ केस। वही तो कह रही है। फिर मैनेजर के पास राइट होना चाहिए, शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुल नॉट मिलिंग नॉट फुलफिल लेजिटिमेट ऑर्डर। कि मैनेजर को राइट तो होना चाहिए, लेकिन तब राइट होना चाहिए जब आपके पास सबऑर्डिनेट को वो अपॉर्चुनिटी दे दे कि भाई आपके पास देखो। अगर ये इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैनेजर का 100 दिन का डेट 100 दिन को देते कि 100 दिन के अंदर आपको टारगेट अचीव करना है, पर क्या होता, आपको भी पता है, कंपनी को भी पता है भाई हो नहीं सकता, तो 100 दिन का आपने डेट दे दिया उसको, पर वो अचीव उसको पता कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि भाई आपको पनिश करने का तब आपका हक है मैनेजर को, जब आप सही तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी दोगे। ये नहीं कि 100 दिन का दे दिया जो अचीव ही नहीं हो पाएगा। ये चीज कह रहा है। समझ आ गई बात, ऐसे करते। तो तीसरा हमारा प्रिंसिपल है, आज का लास्ट प्रिंसिपल है, वो है डिसिप्लिन। इस वीडियो का लास्ट प्रिंसिपल हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स and employment agreement which are necessary for the working of the organization. According to Fiore, discipline required good superior at all levels, clear and fair agreements, judicious applications for penalty. Discipline होता है कि आपका अपने कंपनी के रूल्स, ये जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट कुछ भी पॉलिसी कंपनी बना रही है उसका ओबीडियंस करना, उसका पालन करना, क्योंकि जो जरूरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन में उसको पालन करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन को होता है कि जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हो। जब डिसिप्लिन होता है तो क्या होता है, आपका हर एक एम्प्लॉय एक सही तरीके से काम करेगा। उसको पता है कि मेरी कंपनी के ये रूल्स है, मैं इसको फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं पेनल्टी लूंगा। तो वो अपने आप ही सही तरीके से काम करेगा, डिसिप्लिन में काम करेगा, सही तरीके से अनुशासन से काम करेगा। हाँ मुझे इतने बजे आना है, इतने बजे काम करना है, ये करूंगा तो गलती हो जाएगी, ऐसा करो तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सब क्या है, डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। हर जगह डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी बहुत जरूरी होती है, डिसिप्लिन वहीं से बनता है, क्योंकि अगर पेनल्टी नहीं लगाओगे तो लोग फिर आप गलत तरीके से काम करेंगे। मान के चलो कॉफी आपने कंपनी में लगा दिया कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, और आपने लेकिन ये नहीं लिखा कि सिगरेट पीने अगर पिया तो आपको आपकी सैलरी में से 10% कट हो जाएगा, ठीक है। और आपने लिख दिया कि भाई डिसिप्लिन, बस आपने बस ये लिख दिया कि सिगरेट पीना मना है, ये लिखना भूल गए कि भाई आपको अगर आपने सिगरेट पिया तो आपकी 50,000 की पेनल्टी लगेगी या 10% आपकी सैलरी में डिडक्ट हो जाएगा। तो ये फिर काम नहीं करेगा, इससे डिसिप्लिन फिर वो फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सामने लिख दिया कि आपने अगर सिगरेट पी तो फिर आपकी सैलरी में 10% डिडक्ट होगा, तो वो 10 वर्ष हो जाएगा वहां पीने से, क्योंकि पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। ये होता है कुछ डिसिप्लिन। ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ बना के, बहुत लोगों ने दे भी रखे है अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ आप जब भी लिखते हो तो कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, बीच में कोई फिगर बना के लिख सकते हो, बहुत बहुत ही ज्यादा काम होता है वो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयज एक्सेप्टेंस, एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस जरूर होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सामने ज्यादा जितने भी दिखा हुआ है मैंने, ये बहुत ही डायग्राम बना के लिखा हुआ है, डायग्राम बना भी सकते हो और बहुत अपने तरीके से कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
ये पूरा का पूरा वीडियो थी हमारी, जो भी हमारा है। और एक लास्ट ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल भी गलत दिया है, आपको आंसर देना कमेंट के अंदर। एबीसी लिमिटेड हैज मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी, यहाँ लिखा हुआ मैनेजमेंट हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वर्कर्स, ठीक है, वेयर बाय वर्कर्स हैव एग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा हार्स, यहाँ लिखा हुआ विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ लॉस। एक एबीसी लिमिटेड है, मैनेजमेंट कंपनी है, और मैनेजमेंट हैज एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट विद वर्कर वेयर बाय वर्कर एग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा, वर्कर कह रहे हैं कि मैं आपको ज्यादा हम घंटे देंगे लेकिन मुझे ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, ताकि हमें सॉरी एडिशनल पेमेंट विद एडिशनल पेमेंट, ताकि कंपनी को हम लॉस से बाहर निकाल सके। इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज वेजेस ऑफ वर्कर व्हेन द मिशन इज कंप्लीट। तो बताओ आइडेंटिफाई व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज फॉलोड बाय एबीसी लिमिटेड कंपनी। मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट के अंदर, आप फटाफट से इसका आंसर जरूर करना, देखते हैं कौन सही करता है। तो होप आए पूरे तरीके से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी वीडियोस आपको देखने के लिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को भी समझ में अच्छे से आए जिन लोगों को नहीं आता ढंग से। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।